नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए भूगोल की जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और उसमें आज हम भूगोल का जो चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो है, उसको यहां पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज का यह जो वीडियो है भूगोल का, उसको स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भूगोल के पार्ट 4 में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। अभी तक मैंने जो भी क्लास जीएस की मैंने पढ़ाई हुई है उनको आप देख लीजिएगा। सभी क्लासेस जीएस की आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एसएससी जीडी की परीक्षा की जीएस वाली। उस जीएस की प्लेलिस्ट में आपको सभी जीएस के वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट को आप सिंपली फॉलो कर लीजिएगा। वह जो प्लेलिस्ट है आपके जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, तो उस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें से आपको बताना है कि लैगून झील का एग्जाम्पल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। इनमें से आपको बताना है कि लैगून झील कौन कौन सी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से तीनों, यानी कि चिल्का झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी, ये सभी आपकी लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील आपको कहाँ पे मिलेगी, तो चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा में, इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं अष्टमुडी और वेम्बनाड झील आपको मिलेंगी केरल में, तो इनके बारे में लोकेशन भी आपको याद रखनी है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यह किस जगह पर, किस राज्य, मतलब कहाँ पर अवस्थित है, किस झील में अवस्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद देखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यह आपको मिलेगा लोकटक झील में। कहाँ पर, तो लोकटक झील में। तो ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यह जो लोकटक झील है आपको कहाँ पर मिलेगी, लोकटक झील आपको मिलेगी मणिपुर में। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। इसीलिए लोकटक झील में ही आपको मिलेगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आप इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा। डेफिनेटली यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सी झील मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है। इसमें से कौन सी झील मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है। तो यह जो आपका मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड या रामसर स्थल से संबंधित है। जो भी रामसर स्थल आपके डेंजर में होते हैं, खतरे में होते हैं, उन्हीं रामसर स्थल के बचाव के लिए यह मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड बनाया गया था। तो भारत में आपकी 2 झीलें हैं जो अभी मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में है। इनमें से तो एक आपका हो जाएगा केवलादेव और एक आपका हो जाएगा लोकटक, यानी कि ए और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवलादेव और लोकटक, ये दोनों जो है झीलें आपको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत मिलेंगी। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो केवलादेव है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, केवलादेव कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप याद देखिएगा केवलादेव की लोकेशन जो है आपको मिलेगी और राजस्थान में आपको केवलादेव है। और आपका लोकटक कहाँ पर, तो लोकटक आपका मणिपुर के अंतर्गत आता है। मणिपुर राज्य में आपको लोकटक झील मिलेगी, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद कयाल क्या होते हैं, कयाल क्या होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद देखिएगा कयाल क्या होते हैं। तो कयाल जो है ये केरल में जो लैगून होते हैं उन्हीं को हम कयाल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद देखिएगा पुलिकट झील आपको मिलेगी कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील पर आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप। आप याद देखिएगा, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, हरिकोटा द्वीप, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आपको मिलेगा कहाँ पर, तो पुलिकट झील पर ही मिलेगा। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप आपको कहाँ मिलेगा, तो पुलिकट झील में मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और पुलिकट झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। वेलिंगटन और वल्लारपदम द्वीप, वेलिंगटन और वल्लारपदम द्वीप निम्नलिखित में से किस झील में स्थित हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो वेलिंगटन और वल्लारपदम द्वीप हैं यह आपको कहां पर मिलेंगे। तो आप याद देखिएगा
इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेम्बनाड। वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील में आपको मिलेंगे वेलिंगटन और वल्लार पदम द्वीप। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपकी जो वेम्बनाड झील है यह आपको मिलेगी केरल में। कहाँ पर, तो केरल में मिलेगी आपको वेम्बनाड झील। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश में है, सांभर आपकी कहाँ पर है, तो सांभर राजस्थान में है, और चिल्का आपकी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुलिकट झील में आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप, और श्रीहरिकोटा द्वीप में आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का जो आयोजन है प्रतिवर्ष वेम्बनाड झील में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील में ही प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, इसमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत की जो सबसे बड़ी कोस्टल झील है, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, वह कौन सी है, तो चिल्का हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में जो वेम्बनाड झील केरल की है, यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। भारत की जो सबसे अगर लंबी झील पूछ ले, भारत की सबसे लंबी झील, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेम्बनाड हो जाएगा, जो कि केरल में है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा चिल्का झील जो है उड़ीसा में जो स्थित है, भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील भी है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी झील क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। कौन सी झील जो है क्रेटर झील कही जाती है, इसमें से कौन सी झील क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो आप याद रखिएगा, लोनार। ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया बिल्कुल सही जाएगा। यह जो लोनार झील आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, और यह जो है क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस झील का जो निर्माण है, उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। यहीं पे उल्का पिंड गिर गया था, जिस कारण से इस झील का निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसी कारण से इसको हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जलप्रपात दिए गए हैं और एक तरफ नदियां दी गई हैं, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, दूध सागर जो जलप्रपात है यह कहाँ पर आपको मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दूध सागर। तो दूध सागर आपको मिलेगा कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। यानी कि ए का आपका 1 का क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जो डुडुमा जलप्रपात है यह आपको कहाँ पर मिलेगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डुडुमा का मत्स्य कुंड हो जाएगा। यानी कि 2 का आपका बी हो जाएगा। चित्रकूट का आपका इंद्रावती हो जाएगा, यानी कि आपका 3 का ए हो जाएगा। और शिव समुद्रम जलप्रपात आपको मिलेगा कावेरी नदी पर, यानी कि आपका 4 का क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सम्मिलित हो गया है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह आपको मिलेगा कावेरी नदी पर, कर्नाटका में है। और चित्रकूट जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जो चित्रकूट जलप्रपात है यह आपको मिलेगा इंद्रावती और नदी पर। इसके बारे में आप याद रखिएगा। डुडुमा जलप्रपात आपको मिलेगा मत्स्य कुंड नदी पर, और दूध सागर जलप्रपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा नर्मदा नदी पर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे धुआंधार जलप्रपात, यह भी आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा, जो कि जबलपुर में है। पुनासा जलप्रपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया में जलप्रपात हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये लिखे गए हैं। इनको चाहे तो आप याद कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे शरावती नदी पर, कर्नाटका में। धुआंधार हो गया, दूध सागर हो गया, और कपिलधारा हो गया, आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे याद देखिए।
और इसके बाद डुडुमा जलप्रपात आपको मिलेगा मक्छकुंड नदी पर उड़ीसा में। गोकाक जलप्रपात आपको मिलेगा घाटप्रभा नदी पर कर्नाटका में। चुलिया जलप्रपात आपको मिलेगा चंबल नदी पर राजस्थान में। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको मिलेगा कावेरी नदी पर कर्नाटका में। कुचिकल जलप्रपात आपको मिलेगा वाराही नदी पर कर्नाटका में। सादनी जलप्रपात आपको मिलेगा शंख नदी पर झारखंड में। और दसम जलप्रपात आपको मिलेगा कांची नदी पर झारखंड में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झारखंड में कुछ और जलप्रपात भी हैं, जैसे आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात भी आपको मिलेगा और झारखंड में ही हुंडरू जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला है प्रश्न, इसमें से आपको बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील दी गई है और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं। तो लोनार झील के बारे में हमने अभी पढ़ा था, यह महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। जो कोलेरू झील है यह आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, एक तो आपकी कोलेरी हो गई और एक आपकी पुलिकट हो गई। तो दो झीलें आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की। इसके बाद नक्की झील आपको मिलेगी गुजरात में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नक्की झील गुजरात में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तो नक्की झील आपको मिलेगी राजस्थान में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नक्की झील जो है राजस्थान में, तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था। वहीं गोविंद बल्लभ पंत सागर आप याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर की लोकेशन कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल मतलब यह सुमेलित नहीं था। तो नक्की झील की लोकेशन क्या है, तो नक्की झील की लोकेशन आपकी राजस्थान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट झीलें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और वीडियो को एक बार आप रोक लीजिएगा, यहीं पे वीडियो को रोकने के बाद चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप इसको इत्मीनान से और थोड़ा सा रुक के पढ़ कर आगे बढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। और एक तरफ राज्य हैं और एक तरफ उन राज्यों में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं लिखी गई हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जीडी की परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भी सब झीलें ही हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा एक इत्मीनान से, वीडियो को पॉज करके रोक के। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, प्रश्न यहाँ पे अगला हमारा है, सर्वप्रथम मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम जो है मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, भारत में जो मानसून है सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में, जून का जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक जून का, इसी जून के फर्स्ट वीक में ही जो मानसून होता है वह केरल में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वह किस मानसून से प्राप्त होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसी से भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तमिलनाडु में किस कारण से जाड़ों में वर्षा होती है। तमिलनाडु में जो जाड़ों में आप वर्षा देखते हैं होती है, तो यह किस कारण से होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु में जो जाड़ों में वर्षा होती है, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट वाला एरिया है, वहाँ पे आपको जाड़ों के समय में जो है वर्षा देखने को मिलती है। जो तमिलनाडु है यहाँ पे जाड़ों के समय में जो वर्षा होती है वह किस कारण से होती है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो लौटता हुआ मानसून होता है जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, तो इसी लौटते हुए मानसून के कारण ही, इसी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में जाड़ों के समय में वर्षा होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में कुल कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक 4 प्रकार की ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु के बहुत सारे स्थानीय नाम भी हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के स्थानीय नाम कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु के सभी स्थानीय नाम है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा। ये जानकारी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
और निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है? तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि जाड़े के मौसम में जो वर्षा है यह आपकी केरल कहाँ पर, तमिलनाडु में होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस मानसून से होती है? तो जो लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। इसी के कारण जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जाड़ों में वर्षा होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? चेरापूंजी की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, तो मेघालय में आपको मिलेगा चेरापूंजी, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा है आपकी चेरापूंजी में ही होती है भारत में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चेरापूंजी जो स्थान है यह भारत में स्थित है। कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? तो मेघालय में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान इसमें से कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, सबसे सूखा स्थान आपका लेह है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लेह है यह भारत का सबसे सूखा स्थान माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का जो सबसे सूखा स्थान है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। लेह में जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मैंने आपको बताया था कि केरल में जो है जून के प्रथम सप्ताह में जो है सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है। लेह में लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है लेह में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो और टेम्परेचर का डिफरेंस है, जो दैनिक तापांतर है, वह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर है यह आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और डी हो, ऑप्शन जो आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के जो मरुस्थलीय एरियाज हैं वहाँ पर जो दैनिक तापांतर है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? किस शब्द से जो है मानसून बना है? आपसे पूछा जा रहा है जो मानसून शब्द है यह इसकी जो व्युत्पत्ति है किस शब्द से हुई है? तो आप याद रखिएगा, अरबी भाषा का शब्द जो मौसिम है, अरबी भाषा का शब्द मौसिम है, इसी से जो है आपका मानसून शब्द बना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अरबी भाषा के शब्द मौसिम से ही मानसून शब्द बना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मौसिम का अर्थ क्या होता है? तो मौसिम का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाना। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अरबी भाषा का शब्द मौसिम है इसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाना। तो इसी मौसम से ही मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव कौन डालता है? और इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कारण जो है भारत में सबसे कम वर्षा होती है, इसी के कारण ही सूखा पड़ता है, वर्षा कम होती है। तो यह कौन सा प्रभाव है? तो एल नीनो। आप याद रखिएगा, एल नीनो के कारण है जो है भारत में अल्पवृष्टि यानी कि वर्षा कम होती है और अकाल आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एल नीनो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एल नीनो में होता क्या है? यह एक प्रकार की प्रक्रिया है। आप याद रखिएगा, जो एल नीनो है इसके अंतर्गत जो पेरू है, पेरू जो देश है, पेरू आप याद रखिएगा, जो पेरू देश है, पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का जो जल है उसका जो तापमान है वह असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तथा इसका जो प्रभाव होता है वो भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है। जिस कारण से यानी कि पेरू का जो समुद्री तट है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर वाला, तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का जल का जो तापमान है वह असामान्य रूप से काफ़ी बढ़ जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। इसी को हम एल नीनो कहते हैं, और इसी कारण से ही भारत में अल्पवृष्टि यानी कि कम वर्षा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसका ठीक विपरीत होता है आपका ला नीनो। ला नीनो का जो है भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ला नीनो का, और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पर एल नीनो का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का जल एल नीनो की प्रक्रिया में बढ़ जा रहा था, जिसका तापमान बढ़ जा रहा था, वो ला नीनो की प्रक्रिया में
जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का जल है उसका तापमान जो है असामान्य रूप से कम हो जाता है तथा इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ला नीनो का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप याद रखिएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है ये आपकी कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूमध्य सागर से इसकी उपस्थिति होती है, यानी मतलब उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जाड़े के मौसम में पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तथा बिहार में हल्की वर्षा देखने को मिलती है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात यानी कि बर्फबारी होती है। इसी के कारण ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसकी जो उत्पत्ति है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से होती है। तो इस प्रकार से आज का जो सेट नंबर 4 था भूगोल के प्रश्नों का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट सेट आपको पढ़ाए हैं भूगोल के, अगर आप उनको देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूं कि 90% आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे भूगोल के सब्जेक्ट में। तो इन 4 वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। इसका जो अगला भाग है उसको हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।